हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सीबीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले मैंने आपको एक क्लास दी थी जिसमें मैंने आपको टॉप के 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बताए थे, जो कि आपके ट्रेड थ्योरी के भी थे, ईडी, डब्ल्यूसीएस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे एंड हम डब्ल्यूसीएस को भी डिस्कस करेंगे, ईडी को भी, ट्रेड थ्योरी को भी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को भी। जैसा कि आप जानते हो, आपके ट्रेड थ्योरी में से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये तो बात आप जानते होंगे। ट्रेड थ्योरी में आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ट्रेड थ्योरी में आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और डब्ल्यूसीएस में भी 6 क्वेश्चन आएंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ। तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करे जाते हैं, उनसे न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है जिसमें लगभग 15 से 16 मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया है। तो उसे आप वीडियो को देख सकते हो, चैनल पर अवेलेबल है। और इसके बाद मैंने एक और वीडियो आपको प्रोवाइड की थी, जो कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो, अभी एग्जाम चल रहे हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना दी है लगभग 1 घंटे की। तो उसे आप देखेंगे तो आपको अब से पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा कुछ मैंने बता रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यूजी केबलों में खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ये बात आप अच्छे से जानते हो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी यूजी केबल होती है, अंडरग्राउंड केबल होती है, उसको अगर हमें खराबी का पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, लूप टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, लूप टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसी तरह से आपको आंसर देते हुए चलना है। लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है 75 एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज सही थे और कितने गलत थे, है ना। ट्रेड थ्योरी में कितने सही थे, ये सारा कुछ आप मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कंडक्टर को, है ना, यदि एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर को 7/1.4 के रूप में नामांकित किया गया है, तो आपको बताना है कि ये 1.4, ये आपको लिखा है 1.40, ये क्या है, ये आपको बताना है ना। इसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शाता है। तो मैंने आपको बताया था, जो हमारा 7 है वो तो हमारे नंबर ऑफ वायर्स होंगे, है ना, कितने वायर हैं उसमें, कितने कंडक्टर है ना, ये बताएंगे। और जो आपका 1.40 है, ये आपको बताता है हर एक कंडक्टर का कितना व्यास है ना, ये बताता है। तो यहाँ पर देखते हो कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बताता है ना, एक कंडक्टर की त्रिज्या भी नहीं बताता, सभी कंडक्टर का व्यास भी नहीं बताता। ये बताता क्या है, एक कंडक्टर का व्यास बताता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रत्येक कंडक्टर का व्यास, ऑप्शन नंबर डी राइट है। काफी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। सभी कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, एक कंडक्टर का व्यास कितना है, 1.40 है, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 90 वर्ग मिमी, है ना, और आपको 3 के बेस में 1.2 दे रखा है। कह रहा है कोर यूजी केबल को न्यूट्रल कोर का आकार क्या होगा, ये आपको बताना है। और मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया है, कितना होता है, 50 स्क्वायर एमएम होता है। कितना, 50 स्क्वायर एमएम होता है। बस आप इतना याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन एज इट इज ही पूछा जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इस वाले चित्र का नाम बताइए। ये जो आप उपकरण देख रहे हैं, इसका आपको नाम बताना है। और ये उपकरण एज इट इज आता है, अभी भी पूछा जा रहा है काफी सारे सेट्स में, है ना। तो मैंने आपको बताया है ये क्या है, ये आपका क्रिम्पिंग टूल है। क्या है, क्रिम्पिंग टूल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था, ढीले कनेक्शंस को अवॉइड करने के लिए, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, जो हाई टेंशन वाली लाइन होती है ना, तो उसमें हम किस जोड़ का इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया था वेस्टर्न यूनियन। कौन सा, वेस्टर्न यूनियन जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। देखिए, जो हाई टेंशन वाली लाइन है, अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर मैरिज जॉइंट लगा देंगे या फिर स्कारफर्ड जॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप
वेस्टर्न यूनियन जॉइंट लगाएंगे, मैंने आपको बताया था वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए भी इस वाले ही जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या है। अब बताइए, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप खामखा डर रहे थे, है ना। तो देखिए विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, मैंने आपको बता रखा है क्या होती है, कूलाम होती है। क्यू बराबर क्या होता है भाई, आई टी होता है, आप जानते हो ना। तो यहाँ पर कूलाम की ही बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कूलाम नहीं होता तो यहाँ पर आई से एम्पियर हो जाता है ना, करंट को एम्पियर से मापते हैं तो एम्पियर पर सेकेंड, है ना, एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एम्पियर पर सेकेंड नहीं होगा, वही मैं सोचूं, है ना, एम्पियर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। क्योंकि यहाँ पर मुझे एम्पियर पर सेकंड तो दिया है, लेकिन यहाँ पर एम्पियर पर सेकंड नहीं होगा, एम्पियर सेकंड अगर देता तो वो आंसर हमारा राइट आंसर हो जाता। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आई इंटू टी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिखाई गई सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। ये आपको किसके तरह लग रही है, तो आप कहेंगे ये गन के तरह देखने में लग रही है ना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सोल्डरिंग गन। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये आपके ऑप्शंस हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सोल्डरिंग गन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। और इस वाली सोल्डरिंग विधि का मैंने आपको नाम बताया था, ये क्या है, रेगुलेटर लगा पड़ा है जो कि तापमान को, है ना, हीटिंग है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपका कौन सा सोल्डरिंग विधि हो जाएगी, तापमान नियंत्रक, है ना, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है तांबे के तीसरे कोष में, है ना, तांबे परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कॉपर का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। और इसको आप कैसे जो है अफबाव के नियम में रखेंगे तो 2 8 18 इस तरह से होता है, 2 8 18 और 1 इस तरह से होता है। देखिए 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20 और 8 28 और 1 29, बिल्कुल। तो यहाँ पर कह रहा है तीसरे कोष में, है ना, तो तीसरा कोष हमारा कौन सा है, ये है। तो इसमें कितने हैं, 18 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत की मात्रा Q का सूत्र क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है ना। Q बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो आई क्या है, आई आपका करंट है, टी आपका क्या है, टाइम है। तो करंट इंटू टाइम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, करंट इंटू टाइम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा भारी क्वेश्चन है नहीं, है ना, इस पे टाइम लगाने से कोई फायदा है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डीसी सर्किट में शक्ति की गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है। मैंने आपको बताया था जो डीसी शक्ति है वहां पर कुछ और होता है, एसी के लिए कुछ और होता है। जैसा कि आप जानते हो P बराबर V इंटू आई हमारा होता है ना, लेकिन ये हमारा किसके लिए है, डीसी के लिए है ना। एसी के लिए क्या होता है, P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाई, कॉस फाई यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है ना। और ये आपका होता है एसी के, किसके लिए, एसी के लिए होता है। क्लियर है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हमसे डीसी का पूछ रहा था ना, तो डीसी का कौन सा होता है, P बराबर V इंटू आई। तो V क्या है, वोल्टेज है, और I क्या है, करंट है ना। तो वोल्टेज इंटू करंट, करंट इंटू वोल्टेज यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एक मेरे पास ठोस चालक है, मान लीजिए मेरे पास ठोस चालक है ना, तो क्या मैं इसे मोड़ पाऊंगा, आप खुद ही बताइए, मोड़ पाएंगे। अगर मोड़ने की कोशिश भी करूंगा तो ये टूट जाएगा, है ना, मुड़ेगा नहीं। अब एक मेरे पास है तंतु चालक, जिसे हम क्या कहते हैं, जो मुलायम वायर होता है ना, जिसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रैंडेड वायर, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ऐसा वायर है जो फ्लेक्सिबल है, इसे मैं कितना भी मोड़ सकता हूँ, है ना। तो ये हमारा क्या है, तंतु चालक कहलाता है। तो वही कह रहा है कि ठोस चालक की तुलना में जो हमारा तंतु चालक होता है ना, उसका क्या लाभ है। तो तंतु चालक हमारा अधिक लचीला होगा, भाई जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पर अधिक लचीला वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का क्या लाभ है। क्रिम्पिंग टर्मिनेशन हम क्यों करते हैं, तो आप जानते हो मैंने आपको बताया था क्रिम्पिंग टूल का हम इस्तेमाल कब करते हैं, लक्स उसमें लगाने के लिए, जिससे कि स्पार्किंग वगैरह ना हो, लूज कनेक्शन ना हो। तो अवॉइड द लूज कनेक्शन, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ढीले कनेक्शन से बचने के लिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिगत केबल का कौन सा धातु आवरण को जंग से बचाता है ना। जो हमारा भूमिगत केबल होता है, यूजी केबल, है ना, तो यूजी केबल का कौन सा भाग
धातु को जंग से बचाता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, है ना, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सिम्बास, है ना, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सिम्बास। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है यूजी केबल का कौन सा भाग धातु को, है ना, धातु हमारी कौन सी है भाई, मेटेलिक शीट ये है, तो इसे कौन बचा रहा है जंग से, भाई जाहिर सी बात है बेडिंग बचा रहा है ना, तो बेडिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगर आपको ये ट्रिक पता नहीं है तो जान लेना, ये हमारी सिम्बास टेक्निक होती है। सी से क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, है ना, इंसुलेशन पेपर बी से बोलते हैं, मेटेलिक शीट जिसे हम लेड शीट भी कहते हैं, और बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग ये हमारा होता है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया डीप सोल्डरिंग, है ना, कह रहा है डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। डीप सोल्डरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, है ना, डीप सोल्डरिंग का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जहां पर पीसीबी प्लेट्स बनती है, जैसे आपके पास चार्जर होगा, तो कभी आपने देखा होगा चार्जर की प्लेट कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है ना, वहां पर क्या होता है सोल्डरिंग, पीछे जो प्लेट होती है उसके पीछे के साइड आप देखेंगे तो पॉइंट पॉइंट की तरह क्या होती है सोल्डरिंग करी हुई होती है, उसी को हम डीप सोल्डरिंग कहते हैं, और उस प्लेट को क्या कहते हैं, पीसीबी प्लेट कहते हैं, पीसीबी। याद रखेंगे पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्या होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये आपकी होती है। तो हम जो है पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों को सोल्डरिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, डीप सोल्डरिंग का। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अर्धचालक कौन सा पदार्थ है ना, जो अर्धचालक पदार्थ है वो कौन सा है इनमें से, तो मैंने आपको बताया था भाई यूरेका आपका नहीं होगा अर्धचालक, है ना, एबोनाइट और मैग्नीज ये तो नहीं होते अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन है नहीं, जर्मेनियम है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, इस तरह से आपको करना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर का पाठ्यांक बताइए। मैंने आपको बताया है इसका पाठ्यांक कैसे देखते हैं, है ना, तो इसका पाठ्यांक तो आप लगभग आपको रट ही गया होगा, कितना होता है 4.55 mm, कितना होता है 4.55 mm होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कंडक्टर है ना, जैसे वायर है मेरे पास, है ना, ये मेरे पास क्या है वायर है, तो इसका मैं अगर जो है कंडक्टर का साइज नापूंगा, है ना, तो मैं किस उपकरण से नाप पाऊंगा, है ना, तो इसका आकार मापने के लिए मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, तो भाई जाहिर सी बात है मैं जो है स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल करूंगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, SWG से बोला जाता है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्लियर? एक आपका अमेरिकन वायर गेज होता है ना, AWG बोला जाता है अमेरिकन वायर गेज। क्लियर है? याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या काम है ना, जो भूमिगत केबल होती है यूजी केबल, इसमें सर्विंग परत का क्या उपयोग है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रिक लिखते हैं सिम्बास, है ना, इससे ही हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिम्बास। अब देखिए बात कर रहा था यहाँ पर सर्विंग परत का क्या काम है, ये हमारा होता है सर्विंग। अब भाई ये किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, ये हमारा आर्मरिंग को प्रोटेक्शन दे रहा है ना, आर्मरिंग को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम, यही वाला आपका राइट है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमसे कह रहा है आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाना, बिल्कुल यही आपका काम करता है जो आपका सर्विंग होता है ना। सर्विंग आपका किसको प्रोटेक्ट करता है भाई, आर्मरिंग को। आर्मरिंग को कैसे करता है, आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाने का काम करता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी फोड़ देंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट अभी मैंने आपको बताया जो ओवरहेड लाइन है, बड़ा बड़ी लाइन होती है उनपे क्या है ज्यादा मात्रा में करंट भी जाता है ना, तो उसमें जो है आप अगर उसकी लंबाई बढ़ाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो है पूरी लंबाई के बाहर आ जाती है, कहीं कहीं हमें जॉइंट लगाने पड़ते हैं। तो ओवरहेड लाइन में हमें कंडक्टर की लंबाई बनाने जॉइंट लगाना है, तो उस जॉइंट को लगाने के लिए हम कौन से जॉइंट को इस्तेमाल में लेंगे, तो मैंने आपको बताया था वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। क्या वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड ये आप जानते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या होगा। मैंने ये आपको बताया था अगर शोल्डर आपके पास है बार बार आप उसे पिघलाए जा रहे हो, है ना, आयरन से बार बार उसे पिघलाए जा रहे हो, तो ऐसा करने पर क्या होगा भैया, उसकी टिन की मात्रा कम हो जाएगी। ये शोल्डर है उसमें टिन की मात्रा कम हो जाएगी और वो जो है बेकार हो जाएगा आपका शोल्डर, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं में सर्विसिंग
और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट्स को जो है दिक्कत रहती है ना, वो लगा देते हैं ऑप्शन नंबर बी फ्लेम के साथ सोल्डरिंग, जो कि गलत आंसर है ना। निमी ने क्या मान रखा है? निमी ने ऑप्शन नंबर सी मान रखा है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर सी ही आपको लगाना है अगर आपके एग्जाम में आ जाए। ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑप्शन में अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन नंबर सी लगा करके आएंगे, क्योंकि आपका जो निमी है ना, उसने ऑप्शन नंबर सी को मान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है वाहन की बॉडी है ना, जो वाहन होते हैं उनकी बॉडी की मरम्मत या सोल्डरिंग करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो जो सोल्डरिंग, अब देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उन पे आप सोल्डरिंग करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे भाई? ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करेंगे। जो आपने देखा होगा ना, जो आपकी गैस वेल्डिंग होती है, आपने देखा हो तो उसमें क्या होता है, एक रॉड होती है और एक हीट निकलने वाला एक गन की तरह होता है, वो जो है हीट निकालता है और जैसे ही रॉड को उसके पास ले जाती है तो वो जला देता है, पिघला देता है। तो ये आपकी क्या है, ज्वाला के सोल्डरिंग है ना, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का एक एग्जांपल आप समझ सकते हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर कैसा है? रिपीटेड क्वेश्चन है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया था, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है ना, वो मुलायम होगा। ठोस कंडक्टर आपका हार्ड होगा, वो मुड़ता नहीं है। तो कह रहा है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में जो हमारा ठोस कंडक्टर होता है उसका क्या नुकसान है ना। तो नुकसान सिर्फ इतना सा ही है कि वो कम लचीला होता है ना, वो कम लचीला होता है, मुड़ता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाना चाहिए? अब देखिए यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं, तो हो सकता है आप मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया होगा ना, तो ये होता है। तो देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाना चाहिए जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में ना हो। तो आपने देखा होगा, आप कहीं ना कहीं गए होंगे शॉप पर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर गए होंगे, तो वहां पर क्या होता है, वो सोल्डरिंग करने के बाद इस तरह से उनका एक स्प्रिंग वाला स्टैंड होता है ना, उसमें क्या करते हैं, वो आयरन को रख देते हैं। क्यों रखते हैं भाई? जाहिर सी बात है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो जल सकते हैं, है ना, और आग भी वहां पर लग सकती है। तो ये जो है इसके लिए ही किया जाता है कि जलने और आग लगने से बचाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण है? जो सोल्डरिंग करते समय कोल्ड सोल्डर दोष होता है ना, उसका क्या रीजन है भाई? जाहिर सी बात है, अगर कोल्ड सोल्डर यानी ठंडा हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं हीटिंग की कमी है ना, कहीं ना कहीं ताप वहां पर नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपर्याप्त ताप। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27 है ना, जो कि हमसे कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान बताइए, है ना। आई का मान हमें बताना है, काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके लिए वोल्टेज कितना दे रखा है, 12 वोल्ट है ना। और रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखता हो, मैं बता देता हूँ, 6 ओम यहाँ पर दे रखा है ना, 6 ओम। तो अब आप खुद ही बताइए, आई का मान आप नहीं जानते क्या, है ना। वी बराबर क्या होता है? वी बराबर क्या होता है? आई आर होता है ना। वी बराबर आई आर होता है। और आई बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर। क्या हो जाएगा? आई बराबर वी अपॉन आर हो जाएगा। सिंपल सा है ना। वी कितना है? वी अपॉन आर मतलब वी हमारा 12 है और आर हमारा 6 है। 6 दूनी 12 हो जाएगा। दो आंसर आगे बताइए। इतना इजी क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पर दो हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इंसुलेटेड कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का क्या उद्देश्य है? जो यहाँ पर इंग्लिश में आप थोड़ा सा जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा इंसुलेशन पर इंसुलेटेड कंडक्टर हम क्यों लगाते हैं भाई। जाहिर सी बात है, अगर आप इंसुलेटेड कंडक्टर पर और इंसुलेशन लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसकी परावैद्युत शक्ति को बढ़ा रहे हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 33 केवी से 66 केवी तक की भूमिगत जो सेवाएं होती हैं, उसके लिए किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाना चाहिए? मैंने आपको बताया था, जो 33 केवी से ऊपर की बात करेगा ना, तो आपकी एक्स्ट्रा हाई, है ना, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छे चालक का गुण क्या है? तो भाई जाहिर सी बात है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये पढ़ा है ना। अब यहाँ पर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। और अच्छा चालक क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो वो उतना ही अच्छा चालक है, उतना ही अच्छा कंडक्टर है
है ना, गुड कंडक्टर कहलाता है। तो भाई जाहिर सी बात है विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं रो को, तो विशिष्ट प्रतिरोध का कम होना है। यहाँ पर जाहिर सी बात है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का कम होना ही जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे कह रहा है कि वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। कंडक्टर के रूप में आप किस सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो देखिए जाहिर सी बात है आप कॉपर का ही इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप जो वायरिंग वगैरह घर में कराते हो तो कॉपर के वायर का ही इस्तेमाल करते होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यूजी केबल में धात्विक आवरण को कौन सी परत प्रदान करती है ना। तो देखिए जो यूजी केबल अंडरग्राउंड केबल, उसमें धात्विक परत जो मेटेलिक सीट होती है, मेटेलिक सीट, उसके ऊपर कौन सी परत लगी होती है। तो चलिए सिम्बास ट्रिक से जान लेते हैं, सिम्बास, है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है मेटेलिक सीट, मेटेलिक सीट का मतलब ये है ना, इसके ऊपर कौन सी भाई परत होती है, तो बी है मतलब बेडिंग। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब बताइए इतनी आसान ट्रिक मैंने आपको बताई है, कभी आप भूल ही नहीं पाएंगे, है ना। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप धुआं धुआं कर देने वाले। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, एंड मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को डाउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, क्या होता है, ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। क्या होता है, ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा नियम यह बताता है कि बंद सर्किट में लागू वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। तो अगर आपने किरचॉफ लॉ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, है ना, किरचॉफ लॉ आपसे जो किरचॉफ का दूसरा नियम है ना, वो आपसे क्या बताता है, वो यही कहता है कि जो मैंने अभी आपको बताया ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किरचॉफ का दूसरा नियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध जो हमारे R1 R2 R3 समतुल्य प्रतिरोध आपको बताना है, फॉर्मूला बताना है। जो समांतर प्रतिरोध होता है उसमें फॉर्मूला क्या होता है ना। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देते हैं, बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसलिए लगा देते हैं क्योंकि वो ध्यान से नहीं देखते। मैंने आपको बताया था 1/RT बराबर क्या होता है, 1/R1, है ना, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 करके नहीं है, ये आपका 1 करके नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। हालांकि निमी ने इसे कहीं ना कहीं मान रखा है, लेकिन आपकी बार जो आपका अपडेटेड सिलेबस है वहां पर ये ऑप्शन नहीं माना जाएगा। उसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आर टी बराबर क्या हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है अगर मैं 1/RT को पलटूंगा तो आर टी हो जाएगा, एंड 1/R1 को पलटूंगा तो 1/R1 हो जाएगा, है ना। तो ये बात आप अच्छे से जानते हो, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है सर्किट में दिखाए गए जो R2 आपका प्रतिरोध है ना, ओम मीटर का पाठ्यांक कितना होगा यहाँ। सबसे पहली बात यहाँ पर ओपन रेजिस्टेंस है, तो मैंने आपको बताया था ओपन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काफी टीचर्स बताते हैं शून्य जाएगा, है ना, शून्य रीडिंग जाएगा, लेकिन शून्य रीडिंग निमी ने नहीं माना है। निमी ने क्या मान रखा है भैया, ऑप्शन नंबर बी, अनंत प्रतिरोध, है ना, अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमें ऑप्शन नंबर बी ही लगाना है, क्योंकि निमी जो मानेगा वही हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि निमी ही हमें नंबर देता है। ऑप्शन नंबर बी आप लगा करके आएंगे, राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दर्शाया गया प्रतिरोधक का नाम बताना है। इसकी शक्ल देख लीजिए, है ना, ये हर बार पूछा जाता है, एंड इसका नाम है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। क्या है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है किस पदार्थ का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है ना। कौन से पदार्थ का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, मैंने आपको बताया था माइका, है ना, जो माइका है जिसे हम हिंदी में अभ्रक कहते हैं, यह हमारा ऋणात्मक तापमान दर्शाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 38 क्वेश्चन हमने थ्योरी के कंप्लीट कर लिए, है ना, 38 क्वेश्चन हमने थ्योरी के कंप्लीट कर लिए। अब 38 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मुझे पता लगे आपका स्कोर क्या हो पा रहा है ना। इसके बाद आ जाते हैं भैया वर्कशॉप पर, है ना। अब देखिए वर्कशॉप में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 0.456 कह रहा है कि इसको प्रतिशत में बदलिए, है ना।
दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। और काफी आसान है, पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 3 जीरो आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो नीचे लग जाते हैं। तो राइट साइड में कितने, 3 डिजिट हैं, 1 2 3, है ना। तो इसमें 3 जीरो मैंने नीचे लगा दिए। मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रतिशत में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। बचेगा क्या, 456/10, ये आपका बचेगा। देखिए नीचे एक जीरो है, यानी मैं ऊपर जो आपका डिजिट है उसको एक डिजिट छोड़कर मैं पॉइंट लगा सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 45.6%, ये आपका आंसर आ जाएगा 45.6%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काफी आसान क्वेश्चन था। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, 0.01 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है ना। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार लिखना, 0.01। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, है ना। ये पॉइंट हटाऊंगा तब भी 2 जीरो आते, तो यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर कितना बचेगा, 1, और नीचे आपका कितने हैं, 10,000, है ना। तो 1/10,000, है ना। तो ये हमारा है। तो नीचे आपके 4 जीरो हैं, यानी ऊपर मुझे 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए एक तो पहले से ही था और 3 जीरो में लगा दूं तो 4 हो गए। तो इस तरह से आप इसे कर पाते। कितना आ जाएगा, 0.0001। तो यहाँ पर 2 जीरो है, ये होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि 0.0001 है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है भैया, ऐसे इनमें से किस धातु में प्रमुख रूप से लोहा पाया जाता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपसे बोलेगा कि ऐसी धातु जिसमें प्रमुख रूप से लोहा पाया जाता है वो आपकी लोहे धातु होंगी। और अगर आपसे कहता है कि ऐसी धातु जिसमें प्रमुख रूप से लोहा नहीं पाया जाता है, अलोहे धातु होंगी। जाहिर सी बात है ना, इसमें क्या ही सोचना है ना। तो देखिए इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इसका राइट आंसर हमारा लोहे धातु हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। आपने द्रव्यमान की परिभाषा पढ़ी होगी। द्रव्यमान की परिभाषा क्या कहती है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है भाई, द्रव्यमान कहलाती है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी द्रव्यमान की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन ये किसके बराबर होता है, आप कहेंगे घनत्व के बराबर होता है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल सा घनत्व का। तो घनत्व कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपकी क्या है, परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जो कि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है ना। जो ऊष्मा है, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, मैंने आपको बताया था क्या होती है, जूल होती है। अब देखिए सीजीएस की बात करेगा, है ना, सीजीएस। तो सीजीएस में हमारी कैलोरी होती है। एसआई हमसे पूछी थी, एसआई में क्या होती है, जूल होती है। मैंने आपको बता दिया, याद रखना, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को बताइए। ये आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ से शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका सिंबल होता है ना, कन्वेंशन साइन, जो मैंने आपको बताया था, लगभग 4 से 5 ऐसे कन्वेंशन साइन बताए हैं जो कि लगभग हर बार आती है। तो यहाँ पर जो आपका ये साइन दे रखा है कन्वेंशन साइन, मैंने आपको बताया था किसका है, स्टील का है ना। स्टील, या फिर इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इस्पात कहते हैं। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमें स्टील दे रखा है। देखिए स्टील हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्टील या फिर इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इस वाले कन्वेंशन साइन का नाम बताइए। ये भी मैंने आपको बताया था, ये क्या है भैया, गिलास है। क्या है, गिलास, जैसे हम कांच कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर गिलास आपका कांच कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम, यानी ये वाला कन्वेंशन साइन भी मैंने आपको बताया था क्या है, ठोस है ना। क्या है, ठोस है। जिसे हम कंक्रीट कहते हैं, क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। तो यहाँ पर कंक्रीट ऑप्शन नंबर डी में है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा फास्टली इसलिए ले रहा हूँ, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है भैया A4 जो आपका पेपर होता है, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ साइज क्या होता है। मैंने आपको बताया था 210 गुणे 297। और ये आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि A4 का पूछ लेता है। अगर A0 आप याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप सारे निकाल सकते हो। लेकिन A4 का तो आप डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि
A4 का जो है डायरेक्ट पूछा जाता है ना, तो हम क्यों ना A4 का डायरेक्ट याद रख लें। देखिए कौन से ऑप्शन में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 210 गुणे 297। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो भाई मैंने आपको बताया था जो हमारा एरो होता है ना, इस तरह से ये आपका फिल होता है यहाँ से, तो एरो के ऊपर ही डायमेंशन लाइन को हमें दिखाना चाहिए, है ना, जो डायमेंशन लाइन के ऊपर ही हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी डायमेंशन ऊपर, ये भी सबको यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये सारे के सारे जो है डिजिट कहाँ लिखे हैं, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आप देखेंगे ना, तो देखिए ये नीचे लिखा पड़ा है ना, ये तो वैसे भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया था डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा जाना चाहिए। ये ऊपर है अच्छी बात है, ये ऊपर है अच्छी बात है, लेकिन ये आप देखेंगे तो ये ऊपर नहीं लिखा है। डायमेंशन लाइन के नीचे कभी नहीं लिखते, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई चित्र में दिखाए प्रिज्म का नाम बताइए। तो मैं पहले चित्र आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास प्रिज्म है, और मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो, कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप कैसे बताएंगे इसका राइट आंसर। आप भुजाएं गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्सा। क्या कहते हैं? हेक्सा कहते हैं। तो हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। इस तरह से आप बता सकते हो। ये मैंने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ाया है ना। हेक्सागोनल प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया रिक्त स्थान में सही शब्द भरें। यहाँ से हमारी इंप्लॉयबिलिटी स्किल शुरू हो जाती है। एंड जितने भी आपके आंसर सही जा रहे हैं याद रखिएगा, लास्ट में आपको कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो आपका यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पर आपको सही शब्द भरना है। यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर लिखा है दे आर फ्रेंड्स, है ना। सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया। देखिए इस तो आ नहीं सकता, क्यों, ये सिंगुलर के लिए लगता है। एम आई के लिए लगता है, ये भी नहीं लगेगा, है ना। और यहाँ पर आप ध्यान दे तो वाज भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी सिंगुलर के लिए लगता है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आर है ना। दे आर गुड फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स एक नहीं है, बहुत ज्यादा है ना। तो एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो वहां पर प्लूरल हो जाता है, और वहां पर हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो दे आर गुड फ्रेंड्स आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्रिया में वर्तमान, क्या लिखा है, क्रिया के वर्तमान प्रतिक्रियाशील, यहाँ पर आपको सेंटेंस दे रखा है और बोल रहा है यहाँ पर आपको सही प्रगतिशील वाक्य भरना है। यहाँ पर आपको सही वर्ड का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिए पास्ट तो आ नहीं सकता है ना, पास्ट, क्योंकि ये जो है पास्ट की बात हो जाएगी, है ना। हैड पास्ड भी नहीं आएगा, वाज पासिंग भी नहीं आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, इज पासिंग, है ना। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव, जो आपका ये दे रखा है, कह रहा है कि इसमें आपको सही वर्ड सिलेक्ट करना है। तो भाई आर यू गोइंग, तो इसका तो सिंपल सा लॉजिक, आपने ये सेंटेंस बोला भी होगा, वेयर आर यू गोइंग, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इम्प्लॉयबिलिटी को थोड़ा सा फास्टली लेंगे, क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको डाउट होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा फास्टली लेंगे इम्प्लॉयबिलिटी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको क्या वर्ड आएगा। तो देखिए आई मेड दिस केक, मैंने आपको बताया था। आई आ गया, तो आई के लिए आप क्या लगाते हो, आई के लिए माई सेल्फ लगाते हो, और यू के लिए योर सेल्फ लगता है। बाकी मैंने आपको बताया था लड़की है तो हर सेल्फ लगेगा, लड़का है तो हिम सेल्फ लगेगा, और अगर कोई निर्जीव वस्तु है या फिर कोई वस्तु है तो उसके लिए आप इट सेल्फ लगाते हो। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, माई सेल्फ यहाँ पर आ जाएगा। मैंने केक बनाया खुद से, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि रिक्त स्थान में सर्वनाम भरिए। देखिए शी मेड दिस केक, यहाँ पर आ गया ना। मैंने आपको बताया था शी क्या है, लड़की, लड़की के लिए शी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, हर सेल्फ होगा, है ना। क्या होगा, हर सेल्फ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें आपको बताना क्या आएगा। देखिए शी हैज हर, तो यहाँ पर भी आपका हर सेल्फ आएगा, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दी। लड़की के लिए हर सेल्फ लगता है, लड़के के लिए हिम सेल्फ लगता है, और जो आई के लिए माई सेल्फ लगेगा, और जो नॉर्मली कोई निर्जीव वस्तु होती है ना, तो उसके लिए सेल्फ लग जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है द लिटिल गर्ल, है ना, आई रिवील हर मिसचीफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था जो बच्चे होते हैं उनकी आंखें कैसी होती हैं, है ना। देखिए यहाँ पर जो है ये तो आपका कोई ऑप्शन होगा नहीं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है।
देखिए ट्विंकलिंग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्विंकलिंग, जो बच्चों की आंखें होती हैं बहुत शरारती होती है ना, तो इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पर क्या आएगा, माई हाउस एट द थर्ड फ्लोर। एट भी नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा, है ना, ऑन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर है। तो देखिए माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी जो स्पीकर कौन था, है ना, स्पीकर कौन था फंक्शन में। तो यहाँ पर कौन के लिए क्या लगाएंगे भाई, हु लगाएंगे, है ना, WHO। हु इज द फंक्शन एट द, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न स्तर की भाषा को और क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न स्तर की भाषा को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, मशीनी भाषा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है उच्चारण किसको संदर्भित करता है। तो ये मैंने आपको बताया था, जो उच्चारण होता है ना, तो वो जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है शब्दों के निम्नलिखित सेट को आपको सही करके लिखना है। तो यहाँ पर टीचर है ना, स्कूल है, वर्क है। तो यहाँ पर आपको इसे सही से रीअरेंज करना है, रीअरेंजमेंट वाले सेंटेंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, काफी आसान है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको पहचानना आएगा तो आप इसे कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना, शी टीचर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आवाज की पिच का गिरना और उठना क्या कहलाता है ना, आवाज की पिच का गिरना और उठना क्या कहलाता है। तो ये मैंने आपको बताया था, आवाज का उतार चढ़ाव, है ना, क्या कहलाएगा, आवाज का उतार चढ़ाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शब्द जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करते हैं क्या कहलाते हैं। वो हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है कि जब आप शिक्षक, परिवेशक, है ना, किसी बड़े अधिकारी से मिलते हैं तो आपको क्या उपयोग करना चाहिए, है ना। तो हाय हेलो ये तो आप करेंगे नहीं, आपको गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। जो कि आपका क्या है, देखिए जरूरी नहीं कोई गुड मॉर्निंग ही कहें, शाम के टाइम मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग कह सकते हैं, यानी आपको अभिवादन करना है, मोटा मोटा इतना आपको जान लेना है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आंसर में मूक शब्द क्या है ना, मूक का मतलब होता है साइलेंट वर्ड, है ना, तो साइलेंट वर्ड क्या है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया है आंसर में कभी भी आप डब्लू को नहीं पढ़ते, है ना, तो डब्लू क्या है आपका मूक शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है चर्चा और शिष्टाचार में डू का क्या मतलब है। तो मैंने आपको बताया था जो करना है, चर्चा और शिष्टाचार में आपको क्या करना है, सुनना है ना, दूसरों की सुनना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा या शिष्टाचार में डोंट क्या है। डोंट मतलब जो हमें नहीं करना है। तो देखिए अनावश्यक फालतू की बहस हमें नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है। तो मैंने आपको बताया था सीपीयू को मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो मैंने आपको बताया था आपको ये वाला साइन जहां पर भी मिल जाए तो वो विस्मयादि बोधक का वाक्य होता है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो यही आपका हो जाएगा व्हाट इज द ब्यूटीफुल हाउस इट इज, है ना, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रिय आवाज को चुनना है। मैंने आपको बताया था एक्टिव और पैसिव वॉइस का कंसेप्ट। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे आप पता कर पाएंगे। तो पैसिव वॉइस में हम बाई का इस्तेमाल करते हैं ना, बाई का, और एक्टिव वॉइस में बाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस इतना सा आपको याद रखना है ना। तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होगा जिसमें बाई नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें बाय है, ये पैसिव है, ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है ना, ये एक्टिव है, राम हैज पास्ड द एग्जाम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इस तरह से आप पता कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है निष्क्रिय आवाज, है ना, पैसिव वॉइस पूछ लिया। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, सिंपल बाई होगा, इसमें बाई नहीं है, एक्टिव वॉइस है, इसमें भी बाई नहीं है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, लेकिन इसमें बाई है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा, है ना।
तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर संयोजक कौन नहीं है, संयोजन कौन नहीं है, यानी कंजंक्शन की बात कर रहा है, इनमें से कौन कंजंक्शन नहीं है। तो देखिए एंड और बट ये होते हैं, लेकिन ऑन ये तो हमारा प्रीपोजिशन है ना, तो ये तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। तो भूमिका निभाने का लाभ देखिए, आत्मविश्वास पैदा करना ये तो लाभ है ना, सुनने का कौशल विकसित करना ये भी है। आगे के ऑप्शंस देखते हैं तो देखिए रचनात्मक समस्या का समाधान करना ये भी एक लाभ है, और बोरियत पैदा करना ये एक है ना, भूमिका निभाने का लाभ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बोरियत पैदा कर रहे हो तो वो आपका लाभ नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन एक स्वर नहीं है ना, स्वर क्या नहीं है, तो आपको मैंने बताया था ए ई आई ओ यू, सिंपल आपके ये 5 वॉवेल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एफ, एफ आपका वॉवेल नहीं है, ये आपका कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो है टॉप के 75 है ना, टॉप के 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब 75 में से कितने क्वेश्चन सही हैं वो आप मुझे फटाफट से कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी पता लगना चाहिए कि आपका क्या स्कोर रह रहा है ना, आपको किस लेवल से जाकर पढ़ाना चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया कि क्लासेस सारी अवेलेबल हैं, तो आप मुझसे जाकर पढ़ सकते हो। और कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, है ना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी क्लासेस इस तरह की मैं लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।